सो फ्रेंड्स, आज हमारा आखिरी दिन है सिंगापुर में एंड मेरी फ़्लाइट है अभी कुछ घंटों में। बट एक चीज़ मेरे को पता चली तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठकर एक डिटूर ले रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स चांगी एयरपोर्ट के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे इनका एक हेरिटेज सेंटर है जहाँ पे इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के बारे में शेयर किया है कुछ, कि कैसे इनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ अलग हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, सिंगापुर पीसा रैंकिंग्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में। सो दे हैव द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, सिंगापुर गवर्नमेंट उनका टाइप करती है जस्ट टू ट्रेन देम। एंड हर एक बंदा, कोई किसी भी टीचर का बैकअप प्लान नहीं होता यहाँ पे टीचर बनना। सो टीचिंग इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। सिविल सर्वेंट होते हैं टीचर्स यहाँ पे, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है, कैरियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होता है। हर टीचर अपने कोहॉर्ट में, अपने ग्रेजुएशन में अगर टॉप 30 में होता है तो ही वो टीचर बन सकता है। एंड उसके बाद भी उसको ट्रेनिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में उनकी, और उनको शैडो करना होता है सीनियर टीचर्स को। सो बहुत कुछ है इनके बारे में जो मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि कंटिन्यूसली दे हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स। एवरी ईयर दे हैव टू डू एटलीस्ट 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। सो विद दैट हम आगे बढ़ेंगे, अंदर हेरिटेज म्यूज़ियम में जाके देखेंगे कि वॉट ऑल दे हैव टू ऑफर, हाउ वेल दे हैव डॉक्यूमेंटेड। सो यही है। एंड हाँ, एक चीज़ और कि इनको मुझे पता चला कि दे हाईली फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स रैदर देन जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग रैदर देन रोड लर्निंग। बिकॉज यहाँ पे जब मैं लोगों से बात किया तो उनका, मैंने कुछ बुक्स वगैरह भी देखी तो उसमें दोस्तों ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स की, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स लाइक एप्लीकेशन बेस्ड। सो एंड इवन जो लैंग्वेजेस है वो कम्युनिकेशन के थ्रू उसका मेन फोकस रहता है। सो रेदर देन जस्ट पासिंग एग्ज़ाम्स, ग्रामर के रूल्स वो भी होता है, लेकिन फोकस इज़ ऑन अप्लाइंग एप्लीकेशन पार्ट। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न। सो लेट्स सी। दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं इनके हेरिटेज सेंटर में टू लर्न हाउ दे हैव रेवोल्यूशनलाइज्ड एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। ये देखिए दोस्तों सामने। फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिंगापुर में हमें बहुत सारी मूवीज़ दिखाई गई। वो सारी मूवीज़ तकरीबन 15 मिनट की हैं मिलाकर। वो मैंने वीडियो के एंड में प्लेस कर दिया है सो दैट आप वो सारी मूवीज़ एक ही स्पैन पे एक साथ देख सकें। क्योंकि उन मूवीज़ को समझने के लिए थोड़ा इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान समझाऊंगा। दोस्तों, ये इस वॉल पे सारे टीचर्स ने नोट्स लिखे हैं। तो इनमें लिखा हुआ है कि वाई दे टीच एंड वाई दे आर इन दिस प्रोफेशन। एंड यहाँ पे हमने एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो देखी। सो इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ फोकस्ड इंटायरली ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ है इंक्लूसिविटी, सारे कल्चर्स में हारमनी मेंटेन रखने के लिए। सो स्टूडेंट्स आर टॉट वेरी अर्ली ऑन कि इफ़ दे डोंट स्टे यूनाइटेड सो दे विल ब्रेक। सो स्कूल में एक दिन होता है जब सब लोग दूसरे की कल्चरल ड्रेस पहन के आते हैं। सो लेट्स से अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम्स का कल्चरल अटायर पहन के आऊँगा, या मैं हिंदू मुस्लिम हूँ तो दी अदर वे राउंड, या मैं सिख का करूँगा, या मले का करूँगा, या चाइनीज़ का करूँगा। सो इससे आप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब आप ज़्यादा डिवाइड की बच्चों में बात करते हैं, सो यू आर सोइंग सीड्स ऑफ हेट वेरी अर्ली ऑन। एंड यहाँ पे लोग दोस्तों, माइनॉरिटी अपीजमेंट भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे इंडिया में लेफ़्ट तो जो बोलता है वो मैं अभी बोल रहा था, लेकिन राइट का जैसे पॉइंट्स रहता है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है यहाँ पे वो नहीं दोस्तों। इवन जो यहाँ पे मदरसा हैं वो यहाँ पे अलाउ करते हैं मदरसा, लेकिन मदरसाज में भी जो स्टूडेंट, जो वहाँ का करिकुलम है वो एम ओ ही डिसाइड करता है इन कोऑर्डिनेशन विद MUIS, जो इनका इस्लामिक काउंसिल है। और उसमें भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, कल्चरल हारमनी, इंक्लूसिविटी। एंड इवन जो उनका करिकुलम है, सो सम थिंग्स विच आर
स्लाइटली ओल्ड इन पर्सपेक्टिव, सो उनमें भी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं ताकि बच्चों को मिसगाइड ना फील हो। एंड ऑल्सो कल्चरल, जो हर बच्चा प्राइमरी में 1st to 6 में एक सब्जेक्ट है CCE, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग के लिए बच्चे को सिखाया जाता है। सिविक सेंस सिखाया जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी सिखाया जाता है, नेशनलिज्म इंस्टिल किया जाता है। सो वो चीज़ें हर जगह मदरसा में भी हैं और नॉर्मल स्कूल्स में भी हैं। सो दे हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे है वो है एजुकेशन अर्ली ऑन इन द 20th सेंचुरी। जब अंग्रेज थे यहाँ पे, दे हैव गिवन अस अ ब्रोशर एंड ये पहला मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीबिशन। अर्ली स्कूल्स और ये एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स। हर चीज़ को इमर्सिव तो ये बना ही देते हैं। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहो दोस्तों, तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, दे ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिकली भी इसको डॉक्यूमेंट किया है। ऐसे करके दोस्तों, सो दोस्तों, यहाँ पे भी जस्ट लाइक एनी ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्टिंग में इन द 19th सेंचुरी वर्नैकुलर स्कूल्स थे बेस्ड अपॉन रिलीजन एंड लैंग्वेज। चाइनीज़, मले के अलग, मुस्लिम के अलग, सबके लाइक कम्युनिटी बेस्ड अलग अलग स्कूल्स। तो ये देखिए, सर्वाइविंग द वर्ल्ड वॉर, द जापानाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो ये इसका मतलब है बिकॉज दोस्तों, World War II में जापान वांटेड मोर देन जस्ट ऑक्यूपेशन, दे वांटेड योर थॉट प्रोसेस। सो वो लोग क्या करते थे, हैवी प्रोपागेंडा, इवन आपके सिनेमा, आपका रेडियो, हर जगह सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज में शोज़ होते थे। एंड इवन जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे जापानीज़ बुक्स दी जाती थी स्टूडेंट्स को टू लर्न अबाउट द जापानीज़ सोल्जर्स एंड देयर एम्परर्स। सो पूरा दे चेंज योर सिलेबस सो दैट आपका जो माइंडसेट है उस पर दे कुड इम्पैक्ट। लर्निंग जापानीज़ लैंग्वेज वॉज कंपलसरी एंड रेगुलर बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स भी होते थे। कि दोस्तों, ये जापानीज़ ग्रीटिंग्स एंड इक्विवेलेंट फेजेस मले, इंग्लिश, मैंडरिन में, ये इनके लैंग्वेज टेस्ट शीट, और ये किसी स्टूडेंट के नोट्स हैं जापानीज़ टू इंग्लिश के। हम अगले सेक्शन में आ गए, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू रीड दिस कोट बाय legendary Lee Kuan Yew. If you want to build a nation and a society to flourish and to prosper, it must produce leaders. Your purpose is to breed a fighting, effective generation with the guts and the will to survive. Building a nation. तो सिंगापुर में यहाँ पे तब की गवर्नमेंट एंड आज भी लोगों का मानना था कि यू वांट टू बिल्ड दैट सेंस ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि उससे पहले दोस्तों ये सब एक दूसरे को अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी इनकी। कोई चाइनीज़ था, कोई मले था, कोई तमिल था, लेकिन it was only after Lee Kuan Yew's effort and independence and separation from Malaysia that they started thinking of themselves and believing of themselves as a Singaporean and working towards that. So in addition to instilling national pride and nationalism in students, so their aim was to catch them young at their school level itself, and उसके अलावा national service when they get to the age of 18 after they pass their 12th. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई या स्कूल लेवल वाली बात नहीं हो रही थी जब इनको इंडिपेंडेंस मिली। सो दे इन अनदर थिंग विच दे फोकस हेविली ऑन वॉज vocational training, because earlier it was a capital intensive jobs which were here,
बट नाउ दे वर शिफ्टिंग टू टेक्निकल थिंग्स. सो उसके लिए काफ़ी वोकेशनल स्कूल्स एंड टेक्निकल स्कूल्स खोले गए यहाँ पे लोगों के लिए, so that they can move from industrial economy to capital based economy. एंड ये दोस्तों ये पैटर्न इनका कांस्टेंट एवोल्यूशन का आपको हमेशा दिखेगा आज भी. सो इनिशियली जैसे मैंने बताया, इट वाज अ लेबर इंटेंसिव, देन इट वाज अ सर्विस बेस्ड, देन इट वाज industrial based, and now it is slowly transforming into finance and digital and high tech. So AI से लेके रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सब इनकी ट्रेनिंग वोकेशनल स्कूल्स में हो रही है, एंड सो दैट दे आर रेडी फॉर द जॉब्स विच विल बी देयर इन फ्यूचर. So you would be replaced, every one of us will be replaced by AI, but till then they are preparing all the people here with hands-on knowledge on AI, so that they are the ones who can replace. So because you won't be replaced directly by AI, you would be replaced by a person who knows how to use AI. So ये देखिए दोस्तों, बायलिंगुअलिज्म इन स्कूल्स. सो हर स्टूडेंट यहाँ पे एक तो अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, एंड इट इज़ अ लैंग्वेज विच विल यूनाइट देम ऑल. यहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों का ऐसा नहीं होता. यहाँ पे इनके पास भी ऑप्शंस थी, चाइनीज़ और 70 मोर देन 70%. सो वो भी ऐसे बोल सकते थे कि तुम चाइनीज़ सीख लो एंड चाइनीज़ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर. बट यहाँ पे लोग दोस्तों थोड़े लोग सच्चे हैं, मतलब दे डोंट लाई टू देयर पब्लिक जस्ट फॉर मेकिंग अ वोट बैंक. सो दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया, एंड दूसरा लैंग्वेज जो हर स्टूडेंट सीखता है वो है उसकी मातृभाषा. वो मातृभाषा कोई भी हो सकती है, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मले, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो. एंड अगर आपकी इंग्लिश ही है तो आप कोई और लैंग्वेज, फ्रेंच, ग्लोबल लैंग्वेज सीख सकते हो. सो ओनली इफ़ अ स्टूडेंट इज़ एबल टू फोकस ऑन दीज टू लैंग्वेजेस, अगर वो कर पा रहा है, ओनली देन ही वुड बी गिवन अ थर्ड लैंग्वेज, if him and his parents want, her या parents want. So 3 लैंग्वेजेस बहुत बड़ा एक बर्डन नहीं होता यहाँ पे. बहुत बड़ा बर्डन नहीं बनने देते स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ एक्सेप्शनली स्टूडेंट्स को दिया जाता है. ज़्यादातर हर स्टूडेंट, मेजॉरिटी 2 ही लैंग्वेज ही सीखता है. एक अपनी मातृभाषा, ताकि वो रूट से जुड़ा रहे, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड दूसरा एक लैंग्वेज विच यूनाइट्स देम ऑल. सो यहाँ पे कोई नेता ये नहीं बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम ख़त्म, अब हिंदी बोलेंगे. और यहाँ पे भी सारे नेताओं के बच्चे उन्हीं स्कूल्स में पढ़ते हैं. दोस्तों जब दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया एंड द आइडिया ऑफ सिंगापुर स्टार्टेड बिकमिंग, सो इन्होंने काफ़ी सालों तक जो चल रहा था वो ऐसा चलता रहा. वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्कूल, वो सब हो रहा था, लेकिन स्टिल देयर वर मेनी प्लेसेस वेयर people where it was lacking, education system was lacking. So they made this go report. So that was led by the then deputy prime minister, who was also the first defense minister, GKS. So what he did, he identified 3 issues with the education system. ये देखिए, first is high education wastage, second is low literacy level, and third is ineffective bilingualism. So बहुत फोकस किया गया मॉरल एजुकेशन के ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, सो दैट द आइडिया ऑफ सिंगापुर कम्स टुगेदर. दोस्तों जब 70s में फिर गो रिपोर्ट के चैलेंज के सजेशंस को इंक्लूड किया गया, देन आफ्टर मैनी ईयर्स दे अगेन फेल्ट कि थिंग्स नाउ नीड टू चेंज. सो वन थिंग वी कैन लर्न इज़ कि कोई चीज़ भी स्टैगनेट नहीं होती. जैसे जो चैप्टर्स मेरे पेरेंट्स ने पढ़े अपने स्कूल में, वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं है. सो विद टाइम दे हैव changed themselves and their education system to evolve and be ready for the future. दोस्तों ये next section, a learning nation. So this is to meet the new challenges of 21st century. So they will focus on the digital age and focusing on how to provide value to the global economy. दोस्तों ये देखिए कैसे इन्होंने अपने CCE का ग्रोथ किया. CCE इज़ कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन.
सो पहले कोई सिलेबस नहीं होता था, फिर एथिक्स सिविक्स ऐड किया, फिर सिविक्स एजुकेशन फॉर लिविंग, सिविक सेंस, मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस नॉलेज, सिविक्स एंड मॉरल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, फिर आज की डेट में कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन। तो अभी इसको अक्यूमुलेट करके लाइक धीरे धीरे दे हैव मेड एडिशंस टू दिस, एंड आज की डेट में ये CCE विच इज़ एट दी हार्ट ऑफ एजुकेशन इन सिंगापुर। ये देखिए दोस्तों, टू टीच सिविक सेंस टू देयर स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स मिलके साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा मार रहे हैं। एंड ये देखिए स्टूडेंट वॉल्टियर्स आर एट होम फॉर सीनियर्स, ओल्ड एज होम में हेल्प कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। सो हमारे स्कूलों में तो दोस्तों ऐसा तो कुछ होता नहीं है, एंड ऊपर से मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स भी इन चीज़ों को ठीक से लेंगे। मतलब पेरेंट्स को भी मैच्योरिटी से इसमें काम करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज पेरेंट्स हमारे तो ऐसा होता है कि भाई हमारा बच्चा क्यों काम करे, हमारे घर पे तो हमने काम वाले रखे हुए हैं। सो इट्स सैड। दोस्तों ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो भी वेरियस स्कूल के बच्चों ने किए हैं और बनाए हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेगोस हैं प्री प्राइमरी के बच्चों के, कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के मॉडल्स हैं, कुछ लर्निंग फॉर लाइफ प्रोग्राम्स हैं। ये जो वेस्ट आप देख रहे हैं इसका नाम है स्पोर्ट्स लीडर वेस्ट। स्टूडेंट स्पोर्ट्स लीडर्स आर सेलेक्टेड एंड असेस्ड through a stringent process during their trial period in primary 3. Sports leader wear this vest. So I think talent early on they find, and then they start training them. So अच्छा एक दोस्तों और है कि जैसे हमारे एशियन सोसाइटी में जनरली होता है कि सिर्फ एजुकेशन एंड नो स्पोर्ट्स, मतलब मेडल सबको चाहिए लेकिन अपने बच्चों को ही नहीं डालता है स्पोर्ट्स में। सो ये ऑल्सो दिस विल सर्व एज एन आइडेंटिटी, एज अ मार्कर कि दिस गाय इज़ अ स्पोर्ट्समैन। सो ये देखिए दोस्तों, ये क्लास 4 में जब कन्फर्मेशन के बाद क्लास 3 में ये मिलता है जो स्पोर्ट्स लीडर होते हैं, फिर कन्फर्मेशन के बाद दे आर गिवन दिस कैप। सो ये देखिए दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर, लाइक दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द फैशन शो इन देयर स्कूल, एंड दिस इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर्स। सो इसको कोई मतलब छोटा काम नहीं मानता है यहाँ पे, सब लोग तो गुड स्पिरिट में ही लेते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हैं, तो यहाँ पे टीचर्स की जर्नी दिखाते हैं कि व्हाट ऑल टीचर्स हैव गॉन थ्रू फॉर दिस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टाइमलाइन यहाँ पे बनाई गई है, राइट फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 2020 एंड बियॉन्ड। ये देखिए दोस्तों, ये 1973 में एक टीचर एजुकेशन फॉर्मलाइज किया गया नेशनल लेवल पे। सो दे मेड अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जहाँ पे टीचर्स की प्री सर्विस एंड ड्यूरिंग सर्विस ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली होती रहती थी, एंड ऑल्सो एजुकेशन रिसर्च ऑन बेटर पेडागोगीज एंड टीचिंग अप्रोच। देखिए दोस्तों, जो टीचर्स की भी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है इंस्टीट्यूट में, उनको डिप्लोमा दिया जा रहा है। सो दिस डिप्लोमा की भी लाइक दे हैव केप्ट इट थोड़ा वैल्यूएबल ताकि हो, एंड टीचर लुक फॉरवर्ड टू इट। तो NTU दैट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी, उनके साथ दे हैव टाइड अप। दोस्तों ये देखिए, बाय टीचर्स फॉर टीचर्स, सो दे एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ टीचर्स 1998 सो दैट एक दूसरे से सीखें, एंड दिस इज़ लाइक प्री व्हाट्सएप एरा, सो प्री ऑलमोस्ट इंटरनेट अभी आया ही था। सो was a concrete move towards promoting teacher ownership of professional learning with grounds of teacher development initiatives। So, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीचर शेयर कर रहा है अपनी लर्निंग्स, एंड दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, टीचर वर्क अटैचमेंट प्रोग्राम। सो हमारे यहाँ पे जैसे टीचर्स ज़्यादातर टीचिंग लाइन में शुरू आते हैं, टीचिंग लाइन में ही रहते हैं तक। सो दे आर समटाइम्स नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। सो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये देखिए TWA प्रोग्राम,
So it encourages the teachers to take up work attachments in other organizations to broaden perspectives, so that it helps them understand skills which students need in changing workplace. ये देखिए दोस्तों, ये टीचर्स कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं टू अपस्किल देमसेल्व्स। एंड दोस्तों ये TWA के बारे में, मतलब नो ऑफेंस टू ऑल द ग्रेट टीचर्स, बट अब जैसे अगर कोई टीचर ने किसी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, लेट से IT टीचर है, उन्होंने IT इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, सो हाउ वुड शी नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, एंड वाई आर वी स्टिल बीइंग टॉट C++, जबकि लैंग्वेजेस आजकल तो इतनी सारी आ गई हैं, वाई नॉट पाइथन एंड ऑल। तो विद टाइम थिंग्स हैव टू चेंज, एंड वही हमारे यहाँ पे भी, जैसे मुझे याद है कि एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती थी, लेकिन कोई बात ही नहीं करता था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। लोग प्रोजेक्ट्स के लिए तो आजकल इंडस्ट्री बन गई इंडिया में कि हम आपका प्रोजेक्ट बना देंगे, आप हमारे ये पैसे दे दो हमें। सो प्रैक्टिकल नोटबुक की इंडस्ट्री आ गई यार। प्रैक्टिकल नोटबुक मुझे समझ नहीं आता था, वो इतने लंबे लंबे आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, रेदर देन आप वो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को कराते समय ग्रेड करो, उसी के बाद क्वेश्चन पूछो एंड जस्ट बी डन विद इट। तो वही दोस्तों, वो रोट लर्निंग एंड वो प्रैक्टिकल्स दोस्तों जो हम उसके इतने एम एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखते थे, मुझे तो नहीं याद, वो उस टाइम भी नहीं याद रहते थे, हम तो सिर्फ वो दिखाने के लिए लिखते थे, और प्रैक्टिकल क्लास में जो एक बार कर दिया वो कर दिया, रेदर देन वो करवाओ, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछो थोड़ा। आई थिंक थिंग्स शुड चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर्स का भी एक कैरियर ग्राफ है, वो ऐसा नहीं कि वो टीचर है था है टीचर ही रह गए। तो यहाँ पे एक 2007 में दे हैव बड़ा चेंज, एक पोजीशन न्यू इंट्रोड्यूस की, स्कूल स्टाफ डेवलपर पोजीशन। तो इट हेल्प्स स्कूल लीडर्स लुक इनटू सिस्टमैटिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ विद इन अ स्कूल। सो उनके पास भी बेटर इंसेंटिव रहेंगे इन एडिशन टू द ग्रेट सैलरीज विच दे एंजॉय डेफिनेटली। दोस्तों मैंने आपको एक रील में समझाया था रिगार्डिंग स्किल्स फ्यूचर, जो विच इज़ हेल्पिंग देम मूव टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी। सो उसमें दोस्तों हर स्टूडेंट को कॉलेज लेवल पे अबव द एज ऑफ 25, सॉरी हर स्टूडेंट को, हर वर्किंग प्रोफेशनल को अबव द एज ऑफ 25, सो दैट उनका भी अपग्रेड, उनका भी अपस्किलिंग चलता रहे। हर स्टूडेंट विल बी गिवन अराउंड $500 अप टू ऑफ कोर्सेज। सो आप $500 तक के कोर्सेज करके अपने आप को कंटिन्यूसली चेक में रख सकते हो। एंड सिमिलरली दे हैव लॉन्च्ड वन फॉर एजुकेटर्स ऑल्सो। तो ये देखिए दोस्तों, 2020 में स्किल्स फ्यूचर फॉर एजुकेटर्स। सो ये भी एक हेल्प करेगा स्टूडेंट टीचर्स को टू कंटिन्यूसली बिल्ड ऑन टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, ताकि जब वो अपने कॉलेज की एजुकेशन के अलावा भी दे हैव समथिंग टू फर्दर। क्योंकि दोस्तों ये हर प्रोफेशन में होता है, आप हमारे ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, हमारे आर्मी प्रोफेशनल्स को देख लो। सो उन सब के भी कॉन्स्टेंट कोर्सेज होते हैं जिनमें नए नए करिकुलम कॉन्स्टेंटली ऐड होते हैं, सो दैट दे आर केप्ट अप टू डेट रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ द प्रोफेशनल दे आर इन। नाउ फ्रेंड्स, ये तो था सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम द गुड। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बी इट द वे द टीचर्स आर ट्रेंड और द थिंग्स विच आर टॉट टू द स्टूडेंट्स, बट देर इज़ ऑल्सो अ साइड विच इज़ वेरी बैड। एंड ये चीज़ की भनक सिंगापुर गवर्नमेंट को भी है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, सो फुल मार्क्स टू देम फॉर दैट। बट ये जो चीज़ है, ये है एकेडमिक प्रेशर। तो वहाँ के स्टूडेंट्स का एक ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि एकेडमिक प्रेशर बहुत है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, समथिंग जो एज एन एशियन किड हम सब काइंड ऑफ समझ सकते हैं। नाउ सिंस आई हैव डिस्कस्ड ऑल द गुड थिंग्स, इट इज़ ओनली फेयर इफ़ आई डिस्कस द थिंग्स जो चीज़ें अभी भी दे हैव टू स्टिल वर्क ऑन इट। सो सिंगापुर इज़ graded number 1 in PISA rankings education में, but still they have some issues like any other normal country in the world, and that is academic pressure. Every Singaporean child has to sit for an exam called PSLE in just after class 6th, and उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है इन वेरियस स्ट्रीम्स, जैसे हमारे यहाँ पे 10th के बाद हो जाता है। एंड इसका एक बहुत ही सोशल स्टिग्मा है
जैसे हमारे यहाँ पे आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक साइंस स्ट्रीम को थोड़ी अलग रिस्पेक्ट से देखा जाता है। सेम जस्ट लाइक एनी अदर एशियन सोसाइटी इशू ये सिंगापुर में भी है। सो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड रिजल्ट्स ऑफ PSLE एग्ज़ाम जो आफ्टर 6th दिया जाता है, एट दैट यंग एज स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। एक होता है नॉर्मल टेक्निकल, और एक होता है नॉर्मल एकेडमिक, एंड तीसरा होता है एक्सेप्शनल। तो जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी कराई जाती है ओ लेवल एग्ज़ाम्स की, कि वो फ्यूचर जाके जूनियर कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ। फिर आता है नॉर्मल एकेडमिक्स, तो उसमें थोड़े से कम लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, एंड वहाँ से बच्चे बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स, अगर उनका रिजल्ट अच्छा होता है टीचर की रिकमेंडेशन होती है, एंड इफ़ दे क्लियर नॉर्मल लेवल एग्ज़ाम्स, दैट इज़ N level, then they can go for O level, but only after they clear their exams. एंड फिर वो वहाँ से जूनियर कॉलेज या इसके लिए जा सकते हैं फॉर यूनिवर्सिटी इश्यूज़, फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। एंड लास्ट में आता है नॉर्मल टेक्निकल। सो जो बच्चे एकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं होते उनको वो नॉर्मल टेक्निकल में चले जाते हैं, एंड देन आफ्टर 10th दे स्ट्रेट अवे गो टू पॉलीटेक्निक कॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर जॉब्स प्रैक्टिकली, एंड सम ऑफ देम इवन गो फॉर, जैसे हमारे यहाँ पे ITI होता है। सो ये वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है जो थोड़ा टॉक्सिक भी हो गया लेटली, बिकॉज जो वहाँ पे एशियन पेरेंट्स हैं उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस रहती है अपने बच्चों से कि दे हैव टू परफॉर्म अकेडमिकली गुड, एंड एट सच यंग एज जब उनकी खेलने की एंड थोड़ी मस्ती करने की उम्र होती है, सो दे हैव टू गो थ्रू दैट अकेडमिक रिगर, कि उनको वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। एंड जिसके लिए वहाँ पे भी इवन आफ्टर सो मच ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी बहुत एक कोचिंग का ट्रेंड है। सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स भेजते हैं, मैथमेटिक्स सेंटर भेजते हैं, साइंस के लिए भेजते हैं, सो दैट उनका मैथ्स एंड साइंस एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो, क्योंकि द कॉम्पिटिशन इज़ सो मच दैट एनी अदर स्मॉल एडवांटेजेस इफ़ दे कैन गेट फ्रॉम दैट कोचिंग, सो दे विल टेक इट। जैसे यहाँ पे इंडिया में भी होता है, हमने फेस किया, लेकिन हमने ये फेस किया है 10th के बाद 11th 12th के लिए, या एट टाइम्स इन 10th ऑल्सो, बट वो लोग 5th ऑनवर्ड्स 4th ऑनवर्ड्स ये उनका शुरू हो जाता है। नाउ इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो थोड़ा टॉक्सिसिटी तो है ही, लेकिन वी कैन ऑल्सो से कि दिस प्रिपरेशन हैज़ मेड सिंगापुर वॉट इट इज़ टुडे, बिकॉज ये सब मेहनत करने के बाद एक वो मेहनत का कल्चर इनकलकेट कर देते हैं इन देयर सिटीजन्स, चाहे वो अकेडमिकली हो। आप अकेडमिकली नहीं करोगे, सो यू हैव टू वर्क थ्रू द नॉर्मल टेक्निकल एंड प्रिपेयर वाया पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, एंड वंस यू आर इन दैट, तो वहाँ से आप अपग्रेड होगे नॉर्मल अकेडमिक्स एंड देन एक्सेप्शनल, एंड तभी आप जाके O लेवल एग्ज़ाम्स दे सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, सिंगापुर की गवर्नमेंट चाहती तो इग्नोर भी कर सकती थी कि ये तो नॉर्मल है, हम नंबर 1 हैं, जैसे बाकी देशों में होता है, लेकिन दे हैव टेकन इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो रैदर देन डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स, उन्होंने अब अचीवमेंट बैंड में ले आए हैं उसको, सो दैट पेरेंट्स एक एक मार्क्स के लिए आपस में ना लड़े और टीचर से ना लड़े, एंड ऑल्सो on the basis of their results they are placed in an achievement band from AL1 to AL8. apart from this, स्टूडेंट्स को 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करने की जगह अब स्टूडेंट्स सारे साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बट एक ही फ़र्क है कि उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनको एग्ज़ाम का लेवल देने दिया जाता है। सो लेट्स से अगर कोई बंदा हाई एबिलिटी का है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं PSLE में, सो उसको G3 लेवल के एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं। सो ये 3 कैटेगरी होते हैं, G1 G2 G3। सो G3 लेवल के एग्ज़ाम्स क्लियर करके ही आप उस सब्जेक्ट के O लेवल एग्ज़ाम्स देकर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। सो समवॉट जैसे इंडिया में अब शुरू हुआ है लेटली कि मैथमेटिक्स फॉर साइंस अलग हो गई और मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स अलग हो गई 10th क्लास में। सो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आई थिंक हम इसको इनकलकेट कर सकते हैं। And with that, friends, this video is over. Thank you so much for watching this video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.
National Harmony Day is a day when We get to know more about the different cultures, the different races. I learn to respect them. I do have friends from other races, and I do treasure the friendship between them and me. Our school actually invited our Minister of State, Mr. Lawrence Wong, to celebrate this event with us. The highlight for this event was our timeline exhibition as well as our trail. Today we have a variety of activities going on. We sent our group of students out for 3 different trails. They went out for the Harmony Trail, the Heartland Trail, and also the Ethnic Trail. We went to different places of worship, such as Taman Ocean Temple, the Yuchikan Chapel, the mosque, and the Chinese temple. I've learned how to dress up as a Punjabi bride. I also have learned how to play the different games which we used to play in the past. Today we get to see different costumes, and some of them were quite new to me. I like the Peranakan booth because it's the combination of Malay and Chinese, and so it's really different from other booths. National Harmony Day is important because we are existing as one whole Singapore and we are all Singaporeans after all. So despite our differences, we need to live harmoniously with each other. And as they grow up, as they become young adults, it's important to know and appreciate our neighbors better. I feel that Singapore is very fortunate to have people from many races and living together harmoniously. I've learned how to really appreciate one another and that everyone has their own differences but everyone is also special. Meet Chloe. On a typical day at school, she engages in lively group discussions and interactive lessons. She accesses lessons and notes through her personal learning device, which fuels her curiosity and opens up a world of discovery to her. Daniel's experiences were different. When he was in school, there was a greater focus on individual learning and mastery of content. How did Singapore's education system evolve between Daniel's and Chloe's time? Many of these changes began in 1997 with the Thinking Schools Learning Nation Vision, or TSLN Vision, which set out to guide Singapore's education system into the future. At that point, there was a shift in curricular emphasis. It evolved from acquiring subject knowledge to applying thinking skills to real-world contexts. For students like Chloe, the classroom has transformed into a space that enables group work and interactions. These changes encourage collaboration, innovation, and creative thinking skills. Let's take a closer look at how things have evolved over the years as we reflect on our own school experiences. TSLN focused on the holistic development of each child to equip them for the future. One shift that was made was on character development. If you went through the Singapore education system in the 1990s, you may remember the moral education lessons that took place. These lessons have evolved through the years to better prepare students for the changing global landscape. Now, for students like Chloe, Character and Citizenship Education, or CCE, combines civics and moral education, national education, and social and emotional learning. CCE also emphasizes the importance of preparing students to navigate the complexities of today's fast-changing world, both online and offline. And so, being a student today would involve Chloe and her peers developing curiosity and critical thinking skills, with space given to explore, discuss, and collaboratively make sense of the world around them. The introduction of technology in education is an ongoing process.
as it constantly advances around us, connecting us to ideas and possibilities. If we think back to the early 1990s, the use of technology would have been vastly different from how it is used today. When then Prime Minister Goh Chok Tong announced the TSLN vision in 1997, his speech recognized the importance of technology as he spoke on how schools can use IT widely to develop communication skills and habits of independent learning. For Daniel, digital technology was introduced in the classroom as a tool to teach and meet the challenges of the 21st century. It helped students form a greater connection between the school and the world. While this has remained steadfast through the years, the experience has been enhanced for students like Chloe. Today, students use their personal learning devices in and out of the classroom and access the student learning space for assignments and self-directed learning. They are encouraged to be curious about the world in their pursuit of knowledge, to analyze and interpret information and prepare for the future. As the use of technology enables them to continue discovering their strengths, it is crucial to guide them to make sound value-based judgments with the information they have. Gaining access to the whole world at your fingertips truly opens up possibilities as a student, as we learn to use these tools for the betterment of society. In that same speech by Prime Minister Goh, he went on to explain that our collective tolerance for change and willingness to invest in learning as a continuous activity will determine how we cope with an uncertain future. Much of the TSLN policies have worked towards creating multiple pathways for students to provide opportunities for progress. These pathways allow students with different talents and abilities to continue their learning at institutions like polytechnics, the Institute of Technical Education, junior colleges, or Millennia Institute, as well as various universities. This ability-driven education system is customized to the needs of students and has created greater porosity between pathways, encouraging continuous learning. Student-centric policies like subject-based banding group students by ability at the subject level, catering to different strengths and pace of learning. For instance, Chloe can learn different subjects at different levels, and subsequently take some at a more demanding level if she demonstrates the readiness and ability to do so. Specialized independent schools were also established to cater to students with talents in fields like art, music, dance, drama, and sports. These multiple pathways will create a more innovative and creative generation of Singaporeans like Chloe, who pursue their passions and interests, injecting diversity and vibrancy into our society. The new mission statement of the Singapore Education Service that was introduced in the 1990s declared that it will provide our children with a balanced and well-rounded education, develop them to their fullest potential, and nurture them into good citizens, conscious of their responsibilities to family, society, and country. Our education system seeks to empower our students and our nation to learn, uplift and enhance our strengths, and prepare us for the future. This has always been the center of the Thinking Schools Learning Nation vision, and it will continue to guide our actions into the future. In 1997, the Thinking Schools Learning Nation Vision, or TSLN Vision, was launched, and Singapore's education prepared for a system-wide transformation. The role of an educator evolved. How can they help develop students holistically and equip them with 21st century competencies, or 21CC? And so, with TSLN, we set out to strengthen the competencies of our educators, to better prepare them for the classrooms of the future. This is Madam Tan. She is a dedicated and passionate teacher who has witnessed the changes in the education system over time. Back in 1997, then Prime Minister Goh Chok Tong announced the TSLN vision, articulating that we want to bring about a spirit of innovation, of learning by doing, of everyone each at his own level, all the time asking how he can do his job better. As a young teacher standing at the cusp of these changes, Madam Tan's role as an educator began to change. Back in the 1990s, teachers like Madam Tan were mainly seen as imparters of knowledge, teaching from a fixed set of content and lesson plans.
With the changes brought about by the TSLN vision, her role now requires her to think about how students learn within and outside the classroom and beyond the conventional modes of rote learning and memorization. She innovates to nurture her students holistically. For example, through initiatives like project work and character and citizenship education, Madam Tan can strengthen students' 21st century competencies like critical and inventive thinking and inspire them to be curious about the world. To support students to realize their full potential, teachers too needed room for growth and progression. When Madam Tan joined the teaching force in the 1990s, there was a perception that teaching as a career had limited progression, with few opportunities for growth. Today, she and her colleagues have 3 different career tracks to choose from. The teaching track provides opportunities for teachers who wish to develop their pedagogical capabilities. The specialist track enables teachers to develop deep expertise in their area of specialization, while the leadership track supports teachers to contribute to the management and stewardship of schools. With her passion for working directly with students, Madam Tan has risen to become a lead teacher and regularly shares her expertise with teachers from other schools in her cluster. Another change that Madam Tan has experienced under the TSLN vision is teachers' professional development. As a teacher in the 1990s, training and learning were generally not self-initiated, and she attended mandated workshops. With TSLN, more structured and diverse opportunities for professional learning have been introduced. Madam Tan is encouraged to take ownership of her own learning and development. Through programs like the Teacher Work Attachment, Madam Tan can broaden her experience through short stints in private or public sector companies or organizations, obtaining fresh perspectives that enhance the quality of her teaching and guidance to students. Awards that honor the dedication and work of educators have also been introduced to recognize their valuable contributions to future generations. In the same speech by Prime Minister Goh in 1997, he said that our collective tolerance for change and willingness to invest in learning as a continuous activity will determine how we cope with an uncertain future. This investment in learning has grown to be a crucial part of the TSLN vision for teachers. Strong support networks have been created with the Teachers Network and the subsequent establishment of the Academy of Singapore Teachers, or AST. Educators like Madam Tan are supported to collaborate with other teachers and improve their pedagogical practice. For example, Madam Tan is part of a networked learning community facilitated by AST. Through this community, she is able to learn collaboratively with other teachers who have similar interest in topics that she wants to explore. Such efforts result in a wealth of resources that all teachers have access to, helping them to better engage students and enhance their learning. Over the years, the TSLN vision has worked towards developing an ecosystem that continuously builds teachers' professional practice and encourages them to take charge of their professional growth. While Madam Tan's vision and goal of helping her students realize their full potential has not changed since day one, teachers like her now have better support to make a difference in every student's life. It is through the efforts of teachers like her that the vision of Thinking Schools Learning Nation can truly take root and guide our education system into the future. What makes an education system? The students, the school, the ministry, or the nation? Each of these has a role to play when it comes to shaping the way we view education in Singapore. In 1997, the Thinking Schools Learning Nation, or TSLN vision, was launched, and shifts in our education system began to take place. Education plays an important role in providing future generations with core knowledge and skills, seeds a joy of learning in them, and prepares them for the future. While much had been done earlier to educate the masses during the nation's early years, TSLN brought together many significant changes that were already underway and catalyzed new ones. It's a vision that's still guiding us today. Let's trace this journey of transformation through the years, beginning with the heart of the education system,
our students. When the TSLN vision was launched, the main focus was on developing every student to their fullest potential across various areas. Such holistic development included focusing on students' critical thinking skills, national education knowledge, and character development. By developing critical thinking skills, lessons could move beyond the overemphasis on factual content and cultivate students to thrive despite changes in a rapidly evolving world. To achieve this, greater time was spent on student group work, while assessment methods and pedagogies were refined. Content was reduced by an average of 24% across 80 syllabuses. Students were further equipped to think for the future with the IT Master Plan for Education, which integrated information technology, or IT, into all subjects. It was truly an exciting time where students first encountered computers and CD-ROMs in class. In a report released in 2000 on the first IT Master Plan, 75% of teachers surveyed agreed that the use of IT promoted independent learning and learner-centered activities. But critical thinking and engaging with IT were not enough. Character development shapes how students can use these thinking skills to guide their choices with integrity and empathy. The Community Involvement Program, or CIP, was set up with these aims to further foster social cohesion and encourage civic responsibility. Service learning pedagogy was also introduced in the early 2000s to allow for more student-initiated activities. CIP was renamed Values in Action, or VIA, and this involves students going out to understand a given community, find out its needs, and develop ways to meet those needs. The third aspect of holistic development was strengthening the student's role in society. This was achieved by introducing national education, or NE, into the syllabus to instill in students a sense of belonging to Singapore and a shared identity towards a future larger than themselves. In 1997, Primary 5 students began to attend the National Day Parade rehearsal, a much looked forward to event that later became known as the NE Show. We cannot have thinking schools without our educators. It was important to recruit and retain a quality teaching force with sound pedagogy and innovative solutions. 3 different tracks were designed as part of their professional career map: the teaching track, the specialist track, and the leadership track. This provided our educators with greater career growth and progression. They could also move laterally across the different tracks. In the teaching track, teachers could grow their pedagogical skills, become more skillful teachers in the classroom, and take on responsibilities like mentorship and lead in teacher development activities. The specialist track empowered teachers to innovate and lead the charge in educational developments in specialized areas like curriculum design, educational guidance, assessment, and measurement. For the leadership track, TSLN improved the system's leadership identification process and developed school leadership teams through honing their management competencies. The Teachers Network was set up for educators to upgrade their professional skills and knowledge by learning from one another. It also developed a sense of community among the teaching fraternity. Building on the foundation of Teachers Network, the Academy of Singapore Teachers was set up to spearhead the professional development of MOE teachers. It catalyzed grounds-up learning circles, where teachers learned from one another. AST also looked at teacher well-being and supported teacher leaders in stepping forward to lead the teaching fraternity. This ripple effect of sharing knowledge and expertise continues to drive good practices across the system till today. From students to teachers, we now look at how the schools were organized. Collaboration became the key driving factor among schools instead of competitiveness. Learning and progressing together could be better achieved by maximizing the resources and knowledge amassed across schools. Collaboration was also extended beyond schools. The Community and Parents in Support of Schools, or COMPAS, was established as a national-level advisory body to enhance collaboration across the school, home, and community. This created opportunities for holistic education beyond the school. The aim was to support students' character development, provide motivation, and help students learn better in school and at home. This enriches the school experience with real-life perspectives and exposure. Enriched school programs saw collaborations with professional networks.
where students could learn from industry experts and attend learning journeys to different sectors, broadening their perspectives. Beyond collaboration, schools were given more autonomy to better serve the needs of their specific student profiles. The cluster system was implemented to provide support for schools so that they could think and act to meet the needs of students. Each cluster of schools is led by a cluster superintendent who facilitates the sharing of ideas and pooling of resources among their member schools, allowing for schools in the cluster to work together. Communication is also facilitated between MOE HQ and the clusters, allowing for more autonomy and stronger relationships in the system. The School Excellence Model, or SEM, further pushed for autonomy within schools as it created a framework to help schools conduct internal appraisals, review systems and processes, and develop best practices. With all these changes taking place in schools, there was a greater awareness that MOE headquarters had to change as well to realize the TSLN vision. It had to be more responsive to the needs of schools, innovate to find new solutions, and provide strong leadership. Programs and awards were introduced to nurture a spirit of innovation among the staff and encourage a culture of learning and creative problem solving. It was a conscious effort to ensure that MOE HQ senior leadership was not the sole source of new ideas and resources. Instead, all the talents at MOE and schools would be harnessed through the creation of team networks, cross-functional project teams, and task force teams. With all these changes taking shape, the work did not end there. Learning had to be a nationwide goal, and through TSLN, we realized the need to look at the whole continuum of education, from early childhood to adulthood. It had to go beyond the formal education system which MOE oversaw. With this in mind, multiple pathways were developed to nurture the potential of each child. Every student learns uniquely, and such pathways would ensure that students pursue the most meaningful and suitable path for their needs and interests. With TSLN, students began to be grouped by ability at the subject level, with classes catering to their strengths and pace of learning. Over 2 decades, changes were introduced gradually until full subject-based banding was achieved. But learning cannot just be for the younger generation of learners. A mindset of lifelong learning was further cultivated, helping Singaporeans to see the benefits of continuous learning beyond our schooling years. When TSLN was launched in 1997, then Prime Minister Goh Chok Tong said that we must set up comprehensive mechanisms to continually retrain our workforce and encourage every individual to engage in learning. Over the years, this vision of a learning nation continues to power and equip us for the future. Many of the concepts and programs we recognize in schools today were launched since the TSLN vision. But the work is not done. It is a continuous journey. TSLN taught us that it was crucial to focus on the students' potential, to constantly develop our teachers, to foster collaboration between schools and HQ, and to partner with the community. As the future evolves, these tenets will continue to be our guide. Education is a long-term endeavor. Each layer of reform builds upon the foundation laid out before it. And this is how a strong and responsive education system takes shape, with principles that shine as resolutely as the day they were first conceived.